नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो ट्रेन से शुरू होकर दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। यह कहानी है निशा की, एक साधारण सी लड़की जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। उसका सब कुछ बस उसका बीमार पति था, मगर किस्मत ने जैसे उससे हर चीज छीन लेने की ठान रखी थी। एक दिन वह भी चला गया, हमेशा के लिए। निशा की दुनिया जो पहले ही सिमट चुकी थी, अब बिल्कुल खाली हो गई। तो चलिए साथियों, बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। कमरे में सन्नाटा पसरा था। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हौले हौले हिला रही थी, जैसे कोई अनकहा संदेश दे रही हो। पुराने पंखे की धीमी धीमी घड़घड़ाहट उस खामोशी को और भी भारी बना रही थी। चारपाई पर आलोक लेटा था, सांसें असमान, आंखें अधखुली, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। फर्श पर बैठी निशा उसके हाथों को अपने आंचल में थामे थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ नहीं होगा आपको, बस चुप रहिए, सब ठीक हो जाएगा, वह कांपती आवाज में कह रही थी। आलोक ने कमजोर सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जान चुका हो कि अब वक्त बहुत कम है। उसने सूखे होंठों से एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, निशा, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसी बात मत कहिए, निशा लगभग चीख पड़ी। सुनो मेरी बात, अनुज को लेकर पिताजी के पास चली जाना, मां तुम्हें अपना लेंगी, उसने थके हुए हाथ से उसे रोकते हुए कहा। निशा रोते रोते बोली, नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आलोक ने आंखें बंद करते हुए बस एक आखिरी वाक्य कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका। और फिर उसकी सांस थम गई। निशा ने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की। आलोक, प्लीज कुछ बोलिए, पर कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखें स्थिर थीं, धड़कनें थम चुकी थीं। वह कुछ पल बस उसे देखती रह गई, मानो यह कोई डरावना सपना हो जिससे वह जागना चाहती हो, लेकिन जाग नहीं पा रही थी। उसकी चीख दीवारों से टकराकर लौट आई, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। पास में खेलता अनुज, महज 1 साल का, अब भी खिलौनों में उलझा था। उसे क्या पता उसके पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। बाहर से मुनि काकी दौड़ती हुई आई। बेटी, क्या हुआ? निशा उन्हें देखते ही फूट पड़ी। काकी ने आलोक का चेहरा देखा और हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, क्या यह दिन भी देखना था? धीरे धीरे खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। शाम तक घर में लोगों की भीड़ थी, हर चेहरा दुखी लेकिन औपचारिक। कोई कहता, बहुत अच्छा आदमी था आलोक, उम्र ही क्या थी। कोई कहता, बच्चा छोटा है, भगवान हिम्मत दे। लेकिन उन सब के बीच, शोक के उस समुद्र में, निशा बिल्कुल अकेली थी। कोई यह पूछने वाला नहीं था कि अब उसका क्या होगा, वह कहां जाएगी और उसके साथ खड़ा कौन होगा। ससुराल वालों को खबर दी गई, लेकिन उनके जवाब ने जैसे उसकी बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। हमारा कोई बेटा नहीं है, वह तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने तुमसे शादी की थी। रात के अंधेरे में जब चिता की राख ठंडी हो रही थी और लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, निशा घर के कोने में बैठी थी, अपनी सूनी मांग को छूते हुए। सामने अनुज सोया हुआ था। पास रखी थी आलोक की अंतिम निशानी, उसकी घड़ी और पुराना बटुआ। निशा ने जैसे ही उसको खोलकर देखा तो बटुए में कुछ पैसे मिले, गिनती के कुछ पैसे जो 1000 के लगभग थे। बस वही उसका सहारा थे। अब निशा ने धीरे से अपनी हथेली में वह बटुआ थामा और उसी क्षण एक निर्णय ले लिया। अब मैं दिल्ली जाऊंगी अपने मायके, अब वही मेरा सहारा है, वही मेरी और अनुज की एकमात्र पनाह। पर उसे नहीं पता था कि दिल्ली का सफर आसान होगा या नहीं, कोई उसे अपनाएगा या नहीं। लेकिन अब पीछे मुड़ने को कुछ बचा नहीं था। आलोक के जाने के साथ ही उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसके पास न कोई सहारा था। अनुज को सीने से कसकर भी लिया और फूटते स्वर में कहा, अब सिर्फ तू है मेरे पास और मैं तुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगी। सब कुछ एक कोलाहल में डूबा हुआ था। निशा की आंखों में थकावट थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। उसकी गोद में अनुज, जो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था, उसके सिर को उसने अपनी चुनरी से ढक रखा था और एक हाथ में बैग जिसमें सिर्फ कुछ कपड़े और वह बटुआ रखा हुआ था।
ट्रेन के आगमन की उद्घोषणा हुई। तेजस राजधानी एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। निशा की धड़कनें तेज हो गईं। यही थी अब उसकी राह। पीछे जो कुछ छूट गया उसे जलता छोड़ आगे बढ़ने की राह। प्लेटफॉर्म तक पहुंचना आसान नहीं था। गोद में बच्चा, हाथ में बैग और दिल में टूटे हुए सपने लिए वह धीरे धीरे भीड़ को चीरती हुई चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। हजारों कदमों के बीच उसके कदम सबसे धीमे थे, लेकिन सबसे मजबूत भी। वो सीट तक पहुंची जो किसी ने दिल से नहीं, बस दया से बुक कर दी थी। एस्ट लोअर बर्थ पर बैठते ही उसने अनुज को अपनी गोद में समेट लिया। बाहर के शोर से बेखबर वह बस उसे देख रही थी, जैसे वही उसकी दुनिया हो। ट्रेन की सीटी बजी और धीरे धीरे गाड़ी स्टेशन से सरकने लगी। मुंबई पीछे छूट रहा था। एक पूरा जीवन, एक पूरा अतीत, और सामने था एक नया सफर जिसमें मंजिल का नाम था दिल्ली। निशा सीट पर बैठी थी, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चेहरा खिड़की की ओर था, लेकिन मन किसी और ही दिशा में भटक रहा था। आलोक की आवाजों में, उसकी सांसों की टूटन में और उन वादों में जो अब अधूरे रह गए थे। 1 साल का अनुज उसकी गोद में निढाल पड़ा था। शाम 5 बजे की तेजस राजधानी जैसे ही मुंबई सेंट्रल से रवाना हुई, स्टेशन की हलचल पीछे छूट गई। लेकिन निशा के भीतर की हलचल अब और बढ़ती जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जब ट्रेन वसई रोड पार कर चुकी थी, तभी बगल वाली सीट पर एक युवक चढ़ा। उम्र कोई 27 से 30 साल के बीच, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, सादा कपड़े और एक छोटा सा बैग। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा, लेकिन जैसे ही उसने सामने निगाह डाली, उसकी नजर निशा पर पड़ी। बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, चेहरा उतरा हुआ और गोद में एक मासूम बच्चा। पल भर को वो ठिठक गया। उसके मन में सवाल उठे, इतनी टूटी हुई अकेली औरत और यह बच्चा, क्या सिर्फ यही उसका सहारा है? वह कुछ देर खिड़की की ओर देखने लगा, जैसे खुद को रोक रहा हो। फिर उसने बैग से एक किताब निकाली, उपन्यास शायद, और पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन पन्ने पलटते रहे, शब्द नजर से गुजरते रहे, पर जहन में सिर्फ निशा की सिसकियां गूंज रही थीं। कभी कभी अनुज हल्की नींद में कुनमुनाता तो निशा छट उसे अपने सीने से लगा लेती। आखिरकार युवक ने किताब बंद कर दी। कुछ देर हाथ में पकड़े रहा, फिर धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? निशा चौंकी, जैसे किसी ने उसकी दीवारों को छू लिया हो। उसने आंसुओं से भीगी आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। युवक थोड़ी झिझक के साथ फिर बोला, माफ कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। बस आप बहुत देर से रो रही हैं और बच्चा बहुत छोटा है, तो लगा शायद कोई मदद कर सकूं। निशा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सामने खड़ा युवक पूरी आत्मीयता और विनम्रता से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर न कोई झिझक थी, न कोई औपचारिकता, बस एक सच्ची निश्चल चिंता। उसकी आवाज में एक अजनबी होते हुए भी ऐसा अपनापन था कि निशा को एक पल को सुकून का एहसास हुआ। निशा ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर टूटी हुई आवाज में मन ही मन बोली, अब बस सहना आता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने अनुज की ओर इशारा किया, ये मेरा बेटा है। अनुज युवक ने बच्चा देखा, मां की गोद में गहरी नींद में डूबा हुआ, और बहुत हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहुत प्यारा है। निशा की आंखें फिर भर आईं। उसने चुपचाप खिड़की की ओर मुंह फेर लिया। ट्रेन अब आगे की ओर बढ़ रही थी। पल भर पहले जो 2 अजनबी थे, अब एक चुप संवाद में बंध चुके थे। युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बेहद नरमी और समझदारी से बोला, लेकिन कभी कभी किसी से बात कर लेने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। निशा ने उसकी आंखों में झांका। वहां कोई सवाल नहीं था, कोई जिज्ञासा नहीं, बस एक ईमानदार हमदर्दी थी। वही हमदर्दी जिसकी उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने पूछा, आपका नाम? सुनील, युवक ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। और आप? निशा। सुनील कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, निशा जी, अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकती हैं। शायद मैं कुछ कर ना पाऊं, लेकिन कभी कभी कोई बस सुन ले, इतना ही काफी होता है। निशा ने गहरी सांस ली, फिर अपनी गोद में अनुज को थोड़ा समेटते हुए बोली, क्या कोई मदद कर सकता है उस दर्द में, जब जिसे हम सबसे ज्यादा अपना माने और जिसके लिए दुनिया छोड़ी वहीं छोड़ जाए। उसकी आंखें डबडबा आईं।
मैं सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ ही शहर आई थी। उसकी आवाज कांपने लगी। नई उम्मीदों के साथ, एक नई शुरुआत के साथ उसकी पलकों से आंसू टपक पड़े। सुनील ने पानी की बोतल आगे बढ़ाई। पानी पी लीजिए, शायद थोड़ा बेहतर महसूस करेंगी। निशा ने चुपचाप बोतल ली, एक छोटा घूंट लिया और बोली, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में यह दिन भी देखना पड़ेगा। सुनील ने धीमे से पूछा, अगर कहने से मन हल्का हो जाए तो मैं सुन सकता हूं। निशा ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर दबे शब्दों को आजाद करने का हौसला बटोर रही हो। मैं दिल्ली जा रही हूं, उसने धीमे स्वर में बोला। वहीं मेरा मायका है। सुनील ने उसकी ओर देखा, लेकिन बिना कोई सवाल किए बस सुनता रहा। मेरे पति का नाम आलोक था। निशा की आवाज थरथरा उठी और था बोलते ही उसकी आंखें फिर छलक पड़ी। अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना के बाद सब कुछ जैसे हाथ से फिसलता चला गया। नौकरी गई, घर की किश्तें चढ़ती गईं, फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और एक दिन वह भी चले गए। सुनील भीतर तक हिल गया। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, बस एक गहरी चुप्पी डिब्बे में फैल गई। शादी के बाद ससुराल से ज्यादा लगाव नहीं बन पाया था, लेकिन आलोक थे तो लगता था कि दुनिया साथ है। उसके आंसू फिर बह निकले। अब मजबूरी में दिल्ली लौट रही हूं। फिर अनुज की ओर देखते हुए बोली, इसे कम से कम 2 वक्त की रोटी, एक छत और थोड़ा प्यार मिल सके, यही उम्मीद है। सुनील की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी किताब बंद कर दी। अब उसमें रुचि बाकी नहीं रही थी। आप बहुत मजबूत हैं, वह सिर्फ इतना कह सका। निशा ने एक हल्की सी मुस्कान दी, फीकी, थकी हुई, लेकिन उसमें एक मां की हिम्मत थी जो सब कुछ खोकर भी टूटी नहीं थी। और शायद यही वह चीज थी जो सुनील के मन को सबसे गहराई से छू गई। निशा कुछ पल चुप रही, फिर खिड़की की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में बोली, मायके के नाम पर अब सिर्फ भैया भाभी हैं और कोई सहारा नहीं। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, सोचा वहां जाकर कोई नौकरी देख लूं ताकि अनुज को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकूं। यह कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। निशा ने फौरन पल्लू से चेहरा छुपा लिया, पर उसका टूटा मन अब छुपाए नहीं छुप रहा था। सुनील, जो अब तक सिर्फ सुन रहा था, उसकी आंखों में निशा का दर्द उतर आया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे एक बात कहूं, आप रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। निशा ने एक पल को उसकी तरफ देखा, आंखें भीगी, और उस वक्त पहली बार उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे किसी ने बंजर जमीन पर पानी की एक बूंद टपका दी हो। ट्रेन अब अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। घड़ी की सुइयां रात के ठीक 9 o'clock बजा रही थीं। खिड़की से बाहर अब लाइटों की टिमटिमाहट और काले आसमान का सूनापन महसूस हो रहा था। और उसी के साथ निशा और सुनील की अनकही बातचीत भी एक गहराई लेने लगी थी। दर्द, हमदर्दी और शायद एक उम्मीद का नाम लिए बगैर रिश्ता बनता जा रहा था। डिब्बे की बत्तियां मंद हो चुकी थीं। लोग धीरे धीरे अपनी अपनी सीटों पर सिमटने लगे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई मोबाइल में डूबा था, और कुछ लोग नींद से खिड़की की तरफ ताकते हुए बस सफर को महसूस कर रहे थे। उसी खामोश माहौल में अचानक सुनील ने अपनी सीट के नीचे रखे बैग को खींचा और धीरे से उसका जिप खोला। फिर एक स्टील का टिफिन बॉक्स निकाला, जिसे खोलते हुए उसकी आंखें निशा पर टिकी थी। निशा खिड़की की ओर देखकर चुपचाप बैठी थी। उसकी गोद में अनुज सिर रखे सो रहा था। वैसे एक बात कहूं, सुनील ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, आपको भूख नहीं लगती क्या? शाम से आपने कुछ भी नहीं खाया? निशा ने उसकी तरफ देखा, फिर जरा सी मुस्कान लाकर नजरें झुका ली। पता नहीं, आदत सी हो गई है भूख को नजरअंदाज करने की। यह कोई अच्छी आदत नहीं है, सुनील ने हल्के नाराजगी से कहा। इतने लंबे सफर में कुछ खाए बिना कैसे रहेंगी आप? निशा ने सिर हिलाया। बस मन नहीं था, लेकिन अब अनुज सो गया है तो थोड़ा खा सकती हूं। सुनील ने मुस्कुराते हुए टिफिन उसके सामने बढ़ा दिया। उसमें गरम पराठे, आलू की सूखी सब्जी और एक छोटा डिब्बा अचार का था। मां ने जबरदस्ती पकड़ा दिया था यह। कहती हैं, बेटा, ट्रेन में भले ही खान पान की सुविधा हो, लेकिन मां के हाथ की चीज में जो सुकून है वो कहीं नहीं। निशा की आंखें थोड़ी नम हो गईं, पर उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए एक पराठा उठाया। आपकी मां बहुत अच्छी होंगी,
उसने धीमे स्वर में कहा। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा, सुनील ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन उनका अच्छा होना बहुत आसान है, क्योंकि मेरी बीवी बहुत समझदार थी। वो हमेशा मां के साथ मिलकर रहती थी। निशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, मतलब अब वो नहीं है? हाँ, अब नहीं है। सुनील की मुस्कुराहट कुछ पल को ठहर गई। 3 साल पहले कैंसर ने हमसे उसे छीन लिया। कुछ पलों का सन्नाटा पसरा रहा। ट्रेन की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। निशा ने धीरे से पराठा वापस डिब्बे में रखा और कहा, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, सुनील ने गहरी सांस लेते हुए कहा। निशा की आंखों में अब सम्मान था, सहानुभूति भी, और एक गहराता जुड़ाव। रात की खामोशी में कोच के ज्यादातर यात्री नींद की गोद में थे। बाहर अंधेरा था और अंदर धीमी पीली रोशनी। सुनील अब भी खिड़की के पास बैठा था, लेकिन उसकी नजरें अब बाहर नहीं, निशा पर थीं। आपको नींद नहीं आ रही? सुनील ने हल्के से पूछा। निशा मुस्कुराई। नींद तो है, पर कुछ यादें आंखों को सोने नहीं देती। एक पल के लिए दोनों खामोश हो गए। फिर सुनील ने धीरे से पूछा, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी अजनबी से बात करके मन हल्का हो जाता है? शायद इसलिए कि वो हमें बिना जाने समझने की कोशिश करता है, बिना किसी उम्मीद के। सुनील की बात सुन निशा की आंखें नम हो गईं और वह बोली, हां, लगता है, और आज आपसे बात करके वैसा ही लग रहा है। सुनील ने नजरें झुकाई, फिर कहा, मैं नहीं जानता मैं आपसे इतनी बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन यह सफर शायद मुझे हमेशा याद रहेगा। निशा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और बोली, मुझे भी, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी परवाह की है। थोड़ी ही देर में निशा और सुनील को नींद आ गई। रात अंधेरी थी। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस ट्रेन की आवाज और हल्की हल्की हिलती रोशनी। तभी अचानक अनुज हड़बड़ा कर उठ गया। वह रोने लगा। शायद उसको भूख लगी थी। निशा उसकी तरफ झुकी और उसे प्यार से गोद में उठाकर बोली, बस बेटा, चुप हो जा। उसने अपना बैग खोला और उसमें रखी दूध की बोतल निकाली, लेकिन जैसे ही उसने उसे सूंघा, उसका चेहरा उतर गया। बोतल में रखा दूध फट चुका था। उसकी आंखों में हल्की घबराहट आ गई। हे भगवान, अब इतनी रात में क्या करूं? अनुज की भूख और रोना बढ़ता जा रहा था। वह बार बार दूध मांग रहा था। अनुज के रोने की आवाज सुन सुनील भी जाग गया। उसने निशा को परेशान होते देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, निशा जी, सब ठीक है ना? निशा ने थकी और परेशान आवाज में कहा, दूध खराब हो गया है। यह सोते सोते उठ गया। अब भूख लग रही है। समझ नहीं आ रहा इतनी रात को क्या करूं? सुनील तुरंत उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी, लेकिन आवाज में भरोसा था। आप चिंता मत कीजिए, उसने धीरे से कहा। अगला स्टेशन रतलाम है और वहां गाड़ी 5 मिनट के लिए रुकेगी। मैं उतरकर अनुज के लिए दूध ले आऊंगा। निशा ने उसकी बात सुनी और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का संकोच था। वह बोली, आप क्यों परेशान होंगे, मैं खुद ले आऊंगी। सुनील मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान के पीछे एक दृढ़ता थी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं निशा जी। और फिर इतनी रात को आप अनुज को लेकर ट्रेन से उतरेंगी? क्या यह ठीक होगा? वो थोड़ा रुका, फिर गंभीर लहजे में बोला, नहीं, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। उसके यह शब्द निशा के दिल को जैसे छू गए। एक पल को वह चुप हो गई, फिर सोचने लगी, इतने अजनबी होकर भी कोई कैसे इतनी सहजता और अपनापन से बात कर सकता है? कैसे इतनी परवाह? फिर निशा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका ली। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक मीठी सी भावना थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। शायद यह भरोसे की शुरुआत थी, या शायद एक पुराने दर्द पर किसी नए स्नेह का मरहम। सुनील उठकर बोला, मैं यहीं पास वाले डिब्बे से उतर जाऊंगा। वहां स्टेशन के ठीक सामने एक दूध का स्टॉल आता है, चिंता मत कीजिए। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी होने लगी थी। रात के करीब 12:30 का वक्त था। रतलाम स्टेशन आने ही वाला था। सुनील ने अपनी जैकेट पहनी, मोबाइल जेब में डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से निशा की धीमी आवाज आई, ध्यान से और जल्दी वापस आ जाइएगा। सुनील ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चला गया।
निशा की नजरें कुछ देर दरवाजे की तरफ टिकी रहीं। फिर उसने अपनी गोद में अनुज को देखा जो अभी भी रो रहा था। उसने धीरे से कहा, बस बेटा, अभी दूध आ जाएगा। ट्रेन रतलाम स्टेशन पर रुक चुकी थी। बाहर हल्की हलचल थी, लेकिन रात के सन्नाटे में हर आवाज तेज सुनाई दे रही थी। कुछ लोग चाय कॉफी लेने उतरे थे, कोई सिगरेट सुलगा रहा था और कोई मोबाइल पर धीरे धीरे बात कर रहा था। निशा की नजर बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। अनुज की रुलाई अब थोड़ी तेज हो गई थी। निशा उसे सीने से चिपकाए धीरे धीरे थपथ पा रही थी। बस बेटा, चुप हो जा, अभी दूध आ रहा है। उसे सुनील पर पूरा भरोसा था, लेकिन रात का समय दिल में थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। तभी उसने खिड़की से देखा। भीड़ के बीच से कोई तेजी से चलता हुआ आ रहा था। हाथ में एक गर्म दूध की बोतल, चेहरा थोड़ा पसीने से भीगा हुआ। वो सुनील था। निशा की जान में जान आई। वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, शुक्र है आप आ गए। सुनील ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, बस 2 मिनट, और देखो अनुज के लिए गर्म दूध मिल ही गया। उसने दूध की बोतल निशा को थमाई और खुद बैठते हुए बोला, पता है दूध वाला तो सो रहा था। उसको उठाकर जल्दी से दूध लिया। निशा ने सुनील की तरफ एक नजर देखा और उस एक नजर में ही जैसे बहुत कुछ कह दिया हो। फिर अनुज को गोद में सीधा किया और बोतल उसके मुंह से लगाई। अनुज ने तुरंत दूध पीना शुरू कर दिया। अनुज को दूध पीता देख सुनील हल्के से मुस्कुराया और सामने की सीट पर आकर चुपचाप बैठ गया। बाहर रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। अनुज ने जैसे ही पेट भर लिया, उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। थोड़ी ही देर में वह निशा की गोद में चैन से सो गया। उसे यूं सुकून से सोता देख सुनील ने नरमी से कहा, निशा जी, अब आप भी आराम से सो जाइए। निशा ने अनुज के सिर पर हाथ फेरते हुए हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे अब वैसे भी नींद नहीं आएगी। कुछ पल चुप्पी रही। निशा ने सुनील की ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वह थोड़ी हिचक के साथ बोली, एक बात पूछूं? सुनील ने एक पल को चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर सहज स्वर में कहा, हां, पूछिए ना। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? निशा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक सीधी सच्चाई थी। आप जैसे इंसान को तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी। इस सवाल पर सुनील के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अचानक कुछ गहराई उतर आई। वह चुप रहा। एक बोझिल सन्नाटा फैल गया। निशा ने धीरे से कहा, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? सुनील ने नजरें झुका लीं। उसकी आंखों के कोनों से 2 बूंदें चुपचाप टपक गईं, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। गले को साफ करते हुए बोला, नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन मैं अपनी पत्नी आरती से बहुत प्यार करता हूं और मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह कोई ले सकता है। उसका स्वर टूट रहा था, पर शब्दों में सच्चाई थी। एक ऐसा रिश्ता जो भले ही समय के साथ थोड़ा धुंधला हो जाए, लेकिन दिल से कभी नहीं मिटता। निशा ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था। कहीं कहीं स्टेशन की लाइटें दूर चमक रही थीं। डिब्बे में सन्नाटा पसरा था। सुनील अब भी सामने बैठा था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन चेहरा किसी सोच में डूबा लग रहा था। निशा ने धीमे स्वर में कहा, आपकी बातों से लगता है आप बहुत समझदार और गहरे इंसान हैं। सुनील ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। कभी कभी हालात ही इंसान को गहरा बना देते हैं। कुछ पल चुप्पी रही। फिर निशा ने हिम्मत करके पूछा, कभी अकेलापन नहीं खलता आपको? सुनील ने खिड़की की तरफ देखा, मानो अंधेरे में कुछ टटोल रहा हो। बहुत बार, पर अब आदत हो गई है। पहले पहले आरती की याद में रो पड़ता था, अब उसकी याद में मुस्कुरा लेता हूं। निशा की आंखों में कुछ भीग सा गया। आपकी आरती बहुत खुशनसीब रही होगी, उसे आप जैसा प्यार मिला। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन आप भी कम मजबूत नहीं हैं। अकेले इस नन्हे अनुज को संभालना कोई आसान बात नहीं। निशा थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के स्वर में बोली, कभी कभी लगता है कोई हो जो सिर्फ मुझे समझे, बस इतना ही काफी होगा। दोनों की नजरें कुछ पलों के लिए एक दूसरे से मिली, बिना शब्दों के, लेकिन बहुत कुछ कहती हुई। फिर सुनील ने बात बदलने की कोशिश की और बोला, क्या आप भी नई दिल्ली उतरेंगी? निशा ने धीरे से कहा, हां जी। सुनील ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर शायद यह सफर थोड़ा और आसान हो जाएगा।
निशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। अनुज की नींद गहरी हो चुकी थी और अब उनके दिलों में एक हलचल सी थी जो रात के इस सन्नाटे में धीरे धीरे और गहराती जा रही थी। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। तेजस राजधानी अपनी पूरी रफ्तार से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। तभी चाय वाले की आवाज गूंजी, चाय चाय चाय, गरम चाय ले लो। सुनील उठकर गया और खिड़की के पास खड़े होकर 2 कप चाय ली। उसने जेब से पैसे निकाले और चाय वाले को दे दिए। तभी निशा भी उठकर बोली, रहने दीजिए, मैं दे देती हूं पैसे। सुनील मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, समझ लीजिए, मेरी चाय उधार रही। अगर कभी दोबारा किसी मोड़ पर मुलाकात हुई तो 1 कप चाय आप पिला देना। निशा की आंखों में एक चमक आ गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, जैसे मन के किसी कोने में यह बात उतर गई हो। सुनील उसकी मुस्कान को निहारते हुए बोला, बस आप ऐसे ही मुस्कुराती रहा कीजिए। इतना कहकर दोनों अपनी सीट पर आकर बैठ गए। निशा ने 1 कप चाय अपने हाथ में ली, लेकिन तभी ट्रेन अचानक से एक झटका मारती है और चाय का कप निशा के हाथ से थोड़ा सा हिल जाता है और चाय छलककर सुनील की शर्ट पर गिर जाती है। निशा घबरा जाती है। अरे, यह क्या हो गया? 1 मिनट, मैं साफ करती हूं। उसने झट से अपनी साड़ी का पल्लू लिया और सुनील की शर्ट पर लगे चाय के धब्बे को पोंछने लगी। सुनील थोड़ा चौंका पर फिर मुस्कुराकर बोला, अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़िए। निशा का हाथ अब भी उसकी शर्ट के पास था और जब सुनील उसको रोक रहा था तभी अचानक उसका हाथ निशा के हाथ से स्पर्श हो गया और एक पल को दोनों के हाथ छू गए। उसी पल कुछ तो हुआ था, न वह शब्दों में था न निगाहों में, बस दिल की धड़कन ने हल्की सी करवट ली थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चुपचाप, बिना कुछ कहे, लेकिन उस खामोशी में जैसे बहुत कुछ कह दिया गया हो। ट्रेन अब अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और डिब्बे में पसरी खामोशी अब ठंडी हवा के साथ एक अलग एहसास दे रही थी। धीरे धीरे रात सुबह में ढलने लगी। रोशनी की हल्की किरणें खिड़की के किनारों से भीतर झांकने लगी। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। निशा की आंखें हल्की सी खुलीं और उसने खिड़की के बाहर झांका। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर बिखरी थीं, जैसे किसी ने जमीन पर सोना बिछा दिया हो। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उस ताजगी को अपने भीतर भर लेना चाहती हो। सुप्रभात। तभी पास से आवाज आई। निशा ने मुड़कर देखा। सुनील मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में टूथब्रश और तौलिया था। काफी फ्रेश लग रहे हो, निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हां, सुबह की यह हवा और फिर आपके साथ की चाय का असर भी कुछ कम नहीं था, सुनील ने मजाक में कहा। निशा थोड़ी शर्मा गई। मैं भी जरा फ्रेश हो आती हूं, कहकर उसने अपना बैग उठाया और उसमें से अपना टूथब्रश निकाला और फिर धीरे से अनुज की चादर ठीक करते हुए बोली, आप क्या जरा अनुज का ख्याल रख लेंगे? सुनील ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर जाइए। अनुज की तरफ एक नजर डाल वह वॉशरूम की तरफ चली गई। पीछे से सुनील ने मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ देखा। ट्रेन अब किसी छोटे स्टेशन के पास से गुजर रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे यह सफर कभी खत्म ही ना हो। निशा के जाने के कुछ ही पल बाद सुनील ने पास में लेटे अनुज को नजर भर कर देखा। मासूम सा चेहरा, सुकून से भरी सांसें, मानो सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही हो। सुनील के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से आगे झुककर अनुज के सिर पर स्नेह से हाथ रखने ही वाला था कि तभी अनुज का छोटा सा हाथ अचानक उसकी उंगलियों से टकरा गया। सुनील ठिठक गया और फिर उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उस एक क्षण में जैसे कोई अदृश्य डोर उससे और अनुज से जुड़ गई हो। उसी समय ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर धीरे धीरे रुक रही थी। बोगी के बाहर से आवाजें आने लगीं, चाय, गरम चाय, मथुरा की मशहूर चाय। बाहर का धुंधलका अब उजाले में बदल चुका था। खिड़की के पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने लंबी जमाई ली। अपनी आंखें मसलते हुए बोली, लगता है मथुरा आ गया। सुनील ने खिड़की की तरफ झांका। पीले रंग के बोर्ड पर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, मथुरा जंक्शन। स्टेशन की भीड़ हल्के शोर में डूबी थी। कोई कूली सामान खींचता हुआ दौड़ रहा था, कोई पापा को पकड़कर टॉफी लेने की जिद कर रहा था
और उसी शोर में कहीं एक हल्की सी ताजगी थी, सवेरे की ताजगी। ट्रेन की बोगी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। बच्चे कुनमुनाने लगे थे, कुछ लोग उठकर सामान समेटने में लग गए थे और कहीं कहीं धीमी धीमी बातचीत की आवाजें गूंजने लगी थीं। उसी बीच निशा लौट आई। उसके चेहरे पर ताजगी की एक नरम सी परत थी। उसने धीरे से बैठते हुए अपने बालों को कान के पीछे किया और मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, अनुज सोया रहा। सुनील ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हां, एकदम अच्छे से। लगता है मां की गोद की आदत पड़ गई है। निशा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, एक मां की मुस्कुराहट जो किसी भी दुनिया के सुख से बड़ी होती है। उस पल में जैसे उसके चेहरे पर जीवन का सबसे खूबसूरत रंग उतर आया था, ममता का रंग। ट्रेन अब धीरे धीरे मथुरा से आगे बढ़ चुकी थी, दिल्ली की ओर। सुनील ने खिड़की से बाहर झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, लगता है अब स्टेशन आने ही वाला है। यह देखो, फैली हुई बस्तियां, यहीं आसपास कहीं लोकल लाइन भी शुरू हो जाती है। निशा ने धीरे से हां में सिर हिलाया और गोद में सोए अनुज के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, बस अब यही दुआ है कि सफर की यह आखिरी घड़ी भी ऐसे ही आराम से निकल जाए। तभी ट्रेन ने हल्का झटका खाया और धीरे धीरे रफ्तार कम करने लगी। एक अनाउंसमेंट हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन हजरत निजामुद्दीन है। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन पर कुछ देर के लिए रुकेगी। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली आ ही गया, अब बस कुछ ही देर में हम अपने अपने रास्ते निकलेंगे। निशा चुप रही। उसकी आंखें अब खिड़की से बाहर नहीं, अनुज के चेहरे पर टिकी थीं और शायद पहली बार सफर के अंत से उसे थोड़ा डर लग रहा था। फिर वह थोड़ा झिझकते हुए बोली, आपने बहुत साथ दिया, नहीं तो यह सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। सुनील ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी कुछ साथ यूं ही मिल जाते हैं, पर याद बनकर रह जाते हैं। निशा की आंखें थोड़ी भर आईं, लेकिन उसने मुस्कान में उन्हें छिपा लिया। तभी चाय वाला दोबारा गुजरा। चाय, चाय गरम, मसाला चाय, आप चाय लेंगी? सुनील ने पूछा। निशा ने कहा, हां, एक कप। फिर सुनील ने 2 चाय लीं और दोनों ने धीमे धीमे चुस्कियां लेनी शुरू की। सुनील ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ट्रेन अब स्लो हो गई है, लगता है नई दिल्ली ज्यादा दूर नहीं। फिर उसने अपने बैग की जिप खोली और उसमें से एक छोटा सा कागज निकाला। यह मेरा नंबर है, अगर कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े या सिर्फ बात करने का मन हो। उसने धीरे से कागज निशा की ओर बढ़ा दिया। निशा ने कुछ पल उसे देखा, फिर हिचकते हुए कागज ले लिया। थोड़ी देर बाद सुनील बोला, वैसे एक बात कितनी अजीब है। निशा उसकी तरफ देखने लगी। वो क्या? यही कि कल तक मैं आपको जानता तक नहीं था और इस एक सफर ने मुझे आपसे, कहते कहते वह रुक सा गया। निशा उसे देखती रह गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसके वो अधूरे शब्द जैसे अधूरे न होकर भी पूरे थे। ट्रेन में अभी भी चाय वालों की आवाजें गूंज रही थीं। निशा ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, आप कुछ कह रहे थे? सुनील ने नजरें झुका ली। नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। ट्रेन अब धीमे धीमे नई दिल्ली की सरहद में दाखिल हो रही थी। बाहर की तस्वीर में अब ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भागती जिंदगी की झलक मिलने लगी थी। सुनील की आंखें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन उसके शब्द अब भी वहीं अटके थे, अधूरे, फिर भी गहराई से भरे। निशा ने अनुज के कपड़े ठीक किए और उसे गोद में उठाया। सुनील ने बैग उठाते हुए हल्के से कहा, दिल्ली आ गई, पर शायद यह सफर मेरे लिए सिर्फ एक मंजिल नहीं, कुछ और भी। लेकिन सुनील ने अपने शब्दों को फिर से अधूरा ही छोड़ दिया। ट्रेन अब पूरी तरह रुक चुकी थी। नई दिल्ली स्टेशन पर उतरते ही प्लेटफार्म पर जैसे जिंदगी दोबारा दौड़ने लगी थी। सब अपने अपने सामान के साथ जल्दी में थे। कोई रिक्शा ढूंढ रहा था, कोई रिश्तेदार को फोन कर रहा था। लेकिन उस भीड़ के बीच 2 चेहरे थे जो चुप थे, एक अनकही सी खामोशी लिए। निशा ने अपने बेटे अनुज को गोद में संभाला, फिर अपना बैग उठाया। वो जाने के लिए मुड़ी, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सुनील की तरफ देखा और कहा, आपने मेरा सच में बहुत साथ दिया। इस सफर में दिल से धन्यवाद। उसकी आवाज में सच्ची कदर और आंखों में गहराई थी। सुनील कुछ नहीं बोला। उसने बस उसे जाते हुए देखा,
जैसे हर कदम के साथ कुछ छूट रहा हो। निशा ने एक ओंटो को देखा और बोली, भैया पटेल नगर चलोगे? ओंटो वाले ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैडम 250 रुपये, अगर चलना है तो जल्दी बैठो, यहां पुलिस वाले रुकने नहीं देते। निशा ने जल्दी से बैग ओंटो में रखा और बैठ गई। फिर एक नजर बाहर की तरफ देखा, जैसे आंखें किसी को ढूंढ रही हों, शायद सुनील को, जो वहां से जा चुका था। दोस्तों, सुनील और निशा की यह कहानी क्या यहीं थम जाएगी या किस्मत कोई ऐसा मोड़ लाएगी जहां बिछड़ी राहें फिर एक हो जाएंगी? और जब निशा पहुंचेगी अपने मायके तो आखिर क्या होगा? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ता हुआ वो ऊंटों जैसे सिर्फ उसे ही लिए जा रहा था, कहीं दूर, जहां फिर से उसे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना था। तभी, मैडम कहां उतरना है? ऊंटों वाले की आवाज ने उसे चौंका दिया। पटेल नगर, लौकी, उसने हल्की आवाज में कहा। ऊंटों वाला फिर चुपचाप गाड़ी चलाने लगा, लेकिन निशा का मन वहां नहीं था। उसका ध्यान अब भी स्टेशन के उस कोने पर अटका था जहां सुनील खड़ा उसे जाते देख रहा था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ रोके। कैसा अजनबी था वो? निशा मन ही मन सोच रही थी, जिसने एक सफर में इतना कुछ कह दिया और इतना कुछ अनकहा छोड़ गया। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ चीजें यूं ही दिल में रह जाती हैं, जिन्हें ना तो समय मिटा सकता है और ना ही दूरी। निशा की नजरें बाहर भागते हुए रास्तों पर नहीं, अपने दिल के अंदर मच रही उथल पुथल पर टिकी थीं। सालों हो गए थे। मां पापा के जाने के बाद जैसे सब कुछ बिखर गया था। भाई ने 1-2 बार फोन किया था, वह भी रस्म निभाने के लिए। भाभी तो जैसे कभी थी ही नहीं उसके जीवन में, लेकिन आज सालों बाद वो उसी घर की दहलीज पर कदम रखने जा रही थी। दिल में एक सवाल बार बार सिर उठाता, क्या वो गले लगाएंगे? क्या एक बहन की वापसी पर आंखें नम होंगी या चेहरों पर सिर्फ औपचारिक मुस्कान होगी? जैसे ही ऊंटो उस पुराने 2 मंजिला मकान के सामने रुका, निशा ने धीरे से सांस ली। उसने बैग लिया और ऊंटो वाले को पैसे दिए। वह उतरी और भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। वही पुराना नीला दरवाजा जिसकी चौखट से झांक कर कभी वह अपने पापा का इंतजार किया करती थी, आज उसी चौखट पर वह खुद खड़ी थी। निशा ने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने उसका भाई विराट खड़ा था। उसे देखकर विराट कुछ पलों तक चुप रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। निशा, तू? बस इतना ही निकला उसके मुंह से। अपने भाई को देख उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई, गोलू के पापा? कौन है? किससे बात कर रहे हो? बोलोगे भी या दरवाजे पर ही चिपक गए हो? और तभी ऐसा बोलते हुए उसकी भाभी रागनी भी आ गई। रागनी ने एक नजर निशा को देखा, चेहरा जैसे एकदम सपाट हो गया। अंदर आओ, विराट ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उस आवाज में ना गर्माहट थी ना अपनापन। निशा ने एक बार उस दहलीज को देखा जहां उसके बचपन की हंसी बसी थी, और अब उस पर खामोशी की धूल जम गई थी। दरवाजा खुलते ही जैसे वक्त एक पल को थम सा गया। एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में अपने छोटे से बेटे अनुज को संभाले निशा धीरे धीरे अंदर बढ़ी। उसकी भाभी रागनी ने दरवाजे पर ही खड़े होकर नजरें ऊपर से नीचे तक दौड़ाई और फिर बोली, अरे ये बैग लेकर आई हो तो क्या यहीं रुकने का इरादा है अब? फिर एक पल रुककर और भी तीखा लहजा अपनाते हुए बोली, देखो निशा, तुम आई हो ठीक है, लेकिन अब यहां हमेशा के लिए मत जम जाना। पहले ही हम इतना परेशान हैं, हमारा तो खुद का गुजारा मुश्किल है, और अगर तुम रहने लगी तो पता नहीं क्या होगा इस घर का। निशा चुप रही, जैसे हर शब्द उसके सीने में ढंस गया हो। उसकी थकी आंखें नीचे झुक गईं और पलकें भीगने लगीं। कुछ भी कहे बिना बस खड़ी रही उसी चौखट पर जहां से कभी विदा हुई थी एक नई जिंदगी के सपने लिए। तभी उसका भाई विराट बोला, अरे रागनी, पहले उसको बैठने तो दो, देखो कितनी दूर से आई है और गोद में बच्चा भी है, थक गई होगी। वो आगे बढ़ा और निशा के हाथ से अनुज को हल्के से लेकर प्यार से बोला, क्या नाम रखा इसका तूने? निशा की आंखों से बहते आंसुओं के बीच उसकी मध्यम आवाज निकली, अनुज। विराट ने बच्चे को गोदी में संभालते हुए हल्की सी मुस्कान दी और बोला, बिल्कुल अपनी मां पर गया है, मासूम सा।
निशा की आंखों में अब राहत का एक छोटा सा टुकड़ा चमका, जैसे किसी तपते रेगिस्तान में अचानक ठंडी बूंदें पड़ जाएं। मगर दिल के भीतर डर अब भी जिंदा था। क्या अब यह मायका भी मेरा नहीं रहा? यह सोचते ही उसकी आंखें फिर भर आईं। जहां मां की ममता और पिता का साया था, आज वहीं दीवारें उसे पराई सी लगने लगी थीं। उसका भाई अब भी वहीं खड़ा था, गोदी में अनुज को हल्के हल्के झुलाता हुआ। वो कुछ बोलना चाहता था, पर जैसे शब्द गले में अटक गए थे। उसकी भाभी रसोई की ओर जाते हुए बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं कि हर वक्त मेहमानदारी में लगी रहूं। घर का खर्चा, बच्चे, सब कुछ देखना होता है, और अब एक और जिम्मेदारी। निशा ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ी रही, जैसे हर शब्द उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा हो। उसके आंसू अब पलकों के किनारे तक आ चुके थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। बस अपना बैग कसकर पकड़ा और जमीन की ओर देखते हुए थोड़ी देर बाद धीमे से बोली, माफ करना भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 दिन रुक जाऊंगी, फिर चली जाऊंगी। विराट ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, निशा कैसी बातें कर रही है, तू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन निशा मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जिसमें दर्द का सैलाब छुपा था। कभी जिस आंगन में वह बेफिक्री से खेला करती थी, वहां आज हर कदम संभल संभल कर रखना पड़ रहा था। निशा उस पुराने कमरे में बैठी थी। बाहर से उसके भाई और भाभी की धीमी धीमी बातें अब साफ सुनाई दे रही थीं। देखो जी, साफ कह रही हूं, यह 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी। ना तो हम कोई अमीर हैं, ना ही हमें कोई जिम्मेदारी उठानी है इसकी। पहले ही बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। विराट कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, निशा मेरी बहन है, अब इतने सालों बाद आई है, कुछ दिन तो रुकने दो। अपने पति की बात सुनते ही रागिनी बोली, कुछ दिन और, फिर बच्चा भी साथ लाई है। तुम तो समझते नहीं, देखना धीरे धीरे ये यहां टिकने की कोशिश करेगी। निशा के कानों में जैसे कांटे चुभने लगे। आवाजें भले धीमी थीं, पर दिल पर असर तेज था। कुछ ही देर में भाभी कमरे में आई और बोली, निशा खाना बना दिया है, खा लेना, और सुनो, बच्चे का दूध भी रख दिया है, और हां, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर लेना, कहीं ऐसा न हो कि तुम सारा दूध ही खत्म कर दो। निशा ने धीरे से सिर हिलाया और अनुज की तरफ देखा, जो अब भी निश्चिंत सो रहा था। खाना खाने के बाद निशा चुपचाप आंगन में आई। रात हो चली थी, नीम की छाया उसके चेहरे पर गिर रही थी। विराट वहीं बैठा था चारपाई पर। निशा कैसी हो? बहुत दुख हुआ आलोक जी का सुनकर, लेकिन इतने सालों में कभी कुछ बताया नहीं। निशा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या बताती भैया, जब कोई सुनने वाला ही नहीं था। मां बाबूजी चले गए और फिर जैसे रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। विराट की आंखें झुक गईं। निशा ने धीरे से पूछा, भैया क्या यह घर अब मेरा नहीं रहा? विराट ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेर लीं और उसी चुप्पी में निशा को जैसे सारा जवाब मिल गया। रात गहरी हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहां थी। रह रहकर अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। काश मैंने उस वक्त मां पिताजी की बात मान ली होती और उनकी मर्जी से शादी की होती, तो आज यह दिन न देखना पड़ता। उसका गला भर आया। न ससुराल की राह मिली, न मायके की छांव। अब जाऊं तो कहां जाऊं? इस छोटी सी जान को लेकर किसके दरवाजे जाऊं? और उधर जैसे ही सुनील ने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से मां की आवाज आई, कौन है? मैं हूं मां, सुनील, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाजा खुलते ही मालती जी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। चेहरे पर सुकून और ममता का मिला जुला भाव था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गया बेटा। सुनील ने बैग रखते ही कहा, मां बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ अच्छा सा बना दो। मालती जी हंस पड़ी, तू पहले हाथ मुंह तो धो ले। सुनील वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तब तक मालती जी ने झटपट गर्मा गर्म नाश्ता लगा दिया, आलू के पराठे, दही और आम का अचार। थोड़ी देर बाद जब सुनील नाश्ते की मेज पर बैठा तो मालती जी धीरे से बोली, बेटा तू मान क्यों नहीं जाता? एक लड़की है, तेरी मासी का कल ही फोन आया था। वो कह रही थी, बस एक बार लड़की को देख ले, अपनी मां की बात तो सुन ले। सुनील ने पराठा तोड़ते हुए गहरी सांस ली और बोला, मां मैंने आपको कितनी बार मना किया है,
मुझे कोई शादी नहीं करनी। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर मालती जी का चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास हो गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब तू नाराज मत हो, नहीं करूंगी दोबारा ऐसी कोई बात। लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक मां की वही चिंता तैर रही थी। अगले दिन सुबह निशा चुपचाप बैठी थी। सामने तुलसी के पास की मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई थी, जैसे वक्त की मार वहां भी दिखती हो। उसकी आंखें खाली सी लग रही थीं। तभी रसोई से उसकी भाभी रागनी की तेज आवाज आई, कुछ भी कहो जी, अपने मन की करने वालों का यही हाल होता है। मां बाप को कुछ समझा ही नहीं, और अब जब कोई रहा नहीं संभालने वाला तो मायके आकर बैठ गई। निशा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से चुपचाप एक आंसू लुढ़क गया। उसने सिर झुका लिया। और देख लेना, ऐसे लोग 2 दिन भी नहीं टिकते किसी घर में। अब बैठी हैं तो क्या यहां की जिम्मेदारी भी उठाएंगी? सारा दिन यूं ही दुख का पिटारा लेकर बैठी रहेंगी। रागनी ने एक और तीर छोड़ा। निशा ने खुद को थोड़ा संभाला, आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, भाभी, मैंने एक जगह नौकरी के लिए बात की है। अगर वहां नौकरी लग गई तो वहां रहने की भी व्यवस्था है। मैं वहीं रह लूंगी, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही मेरी वजह से आपके ऊपर कोई बोझ होगा। निशा की आवाज में मजबूरी तो थी ही, मगर उसमें एक उम्मीद भी थी। शायद इस बार भाभी समझ जाए। लेकिन रागनी को जैसे उस पर तरस नहीं, बल्कि मौका चाहिए था उलाहना देने का। रागनी ने व्यंग से ताली बजाते हुए कहा, वाह री निशा, देखो जरा, अब नौकरी करेगी और रहने की भी जगह मिल जाएगी। तो मतलब अब यह घर भी छोड़ देगी। एक नंबर की चालाक लड़की है तू। फिर आवाज ऊंची करते हुए उसने अपने पति को पुकारा, सुनते हो गोलू के पापा, जरा बाहर तो आइए, आपकी बहन क्या कह रही है, जरा अपने कानों से सुनिए। कमरे के अंदर से अखबार के पन्ने पलटने की आवाज रुकी और कुछ ही देर में विराट बाहर आया और गुस्से में बोला, क्या हुआ अब? क्यों इतना शोर मचा रखा है? चैन से अखबार भी नहीं पढ़ने देती तुम? रागनी ने तुरंत तीर छोड़ा, अरे अखबार तो तब भी पढ़ लेना जब तुम्हारी बहन की कोई बड़ी खबर उसमें छप जाए। विराट ने चौंक कर कहा, क्या बकवास कर रही हो, साफ साफ बोलो। रागनी ने गुस्से से उंगली उठाई, तो सुन लो, तुम्हारी बहन कह रही है कि नौकरी करेगी और वहीं रहेगी, यानी अब इसे इस घर की भी जरूरत नहीं। हमारे सर से बोझ हटाने चली है, जैसे हमने इसे बोझ समझा हो। निशा चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ठान लेने वाली दृढ़ता थी। विराट यह सुनते ही कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने अपनी बहन निशा की तरफ देखा। निशा, यह क्या कह रही है तुम्हारी भाभी? विराट की आवाज में अब गुस्सा था और आंखों में सवाल। निशा ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में अब आत्मसम्मान था। वो अपने भाई की तरफ देख बोली, भैया, मैंने किसी की इज्जत नहीं उछाली, बस एक नौकरी की बात की है। वहां रहने की जगह भी मिल जाएगी तो आप सबको तकलीफ नहीं होगी, और फिर ऐसे में आप लोगों पर बोझ भी नहीं बनूंगी। रागनी तिरस्कार से हंसी, देखा, बोझ? अब सुनो इसके बोल। अरे, जब मां बाप को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं? रागनी, बस करो, विराट ने ऊंची आवाज में कहा। क्यों बस करूं? बोलने दो आज सब। और सुनो निशा, नौकरी करने की बड़ी जल्दी है ना तुझे, तो बता कहां जा रही है? कौन है वो जो तुझे काम देगा और रहने को घर भी? अब तो तेरे पति भी नहीं रहे, जमाना कुछ और ही समझेगा, समझ रही हो ना? निशा की आंखों में अपमान के आंसू छलक आए, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। भाभी, आप चाहे जो मर्जी सोचें, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए कुछ करना होगा। मैं किसी के भरोसे नहीं रह सकती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रागनी व्यंग से बोली, रास्ते तो तूने तभी छोड़ दिए थे जब बिना पूछे शादी कर ली थी। अब भुगत और सुन, इस अनुज को कल मेरे पास मत छोड़ना। मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरों के बच्चों की देखभाल करने की। निशा कुछ नहीं बोली। उसने अनुज को गोदी में उठाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पीछे से विराट की आवाज आई, निशा, बात करना है शाम को। मैं तेरी हालत समझ रहा हूं, पर यह घर भी कोई धर्मशाला नहीं है। सोच समझकर फैसला लेना। कमरे में पहुंचकर निशा ने अनुज को बिस्तर पर बैठाया और खुद एक कोने में बैठ गई। खिड़की से धूप की हल्की किरणें भीतर आ रही थीं, पर निशा का चेहरा बुझा हुआ था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी,
अगर यह नौकरी न मिली तो क्या मैं अपने बेटे को भी वही ताने, वही तिरस्कार देकर बड़ा करूंगी जो मुझे मिल रहा है। अगले दिन का इंतजार अब और भी भारी लगने लगा था। 4 दिन हो गए थे निशा को घर आए हुए। सुबह का उजाला अभी ठीक से फैला भी नहीं था कि निशा की आंखें खुल गईं। उसने सोचा आज शायद सब कुछ थोड़ा बेहतर हो, शायद भाभी का मन थोड़ा बदला हो। लेकिन किस्मत जैसे फिर वही चोट देने को तैयार खड़ी थी। वो अब भी बिस्तर से उठ ही रही थी कि दरवाजे पर भाभी की तेज चाल की आहट सुनाई दी। दरवाजा जोर से खुला और उसकी भाभी भीतर आ गई। चेहरे पर हमेशा की तरह ताने और नाराजगी की परछाई ली। देखो निशा, रागनी ने बिना भूमिका के सीधा कहना शुरू किया, तुम्हें मेरी बातें भले ही बुरी लगे, लेकिन मैं साफ साफ कह देती हूं, मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में और रहो। अब यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निशा ने अपनी भाभी की तरफ देखा। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रागनी आगे बोली, और रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूं, दिल्ली में तो बिल्कुल भी मत करना। अगर किसी को पता चला कि मेरी ननद यहां रह रही है और नौकरी कर रही है, तो सब मुझसे ही सवाल करेंगे। सब यही कहेंगे कि जरूर भाभी ने घर से निकाल दिया होगा, तभी ननद बाहर नौकरी कर रही है। रागनी ने लंबी सांस ली, मानो अपने मन का गुब्बार निकाल रही हो। देखो, तुम्हारी इज्जत है या नहीं, यह अब तुम्हारा मामला है, लेकिन हमारी तो है ना। हमें समाज में जवाब देना पड़ता है और मैं अपनी इज्जत तुम्हारे लिए दांव पर नहीं लगा सकती। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुन निशा का कलेजा कांप गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने हाथ उठाकर रोक दिया। चाय बना दी है रसोई में और अनुज का दूध भी गर्म है, उसे पिला दो। और हां, तुम भी अब ट्रेन पकड़ो और वापस मुंबई चली जाओ। अब यह मायका तुम्हारा नहीं रहा। इतना कहकर उसकी भाभी रागनी बिना उसकी तरफ देखे वहां से चली गई। निशा वहीं खड़ी रह गई, जैसे जमीन उसके पांव के नीचे से खिसक गई हो। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाई, क्या सच में अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा? निशा ने कांपते हाथों से अनुज को अपनी गोद में उठाया। बच्चा उसकी छाती से चिपका हुआ था, जैसे जानता हो कि अब सिर्फ मां ही उसका संसार है। दूसरे हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े और एक दूध की बोतल थी। वो पल उसके जीवन का सबसे कठिन था, लेकिन सबसे सच्चा भी, क्योंकि अब वह किसी रिश्ते की कैदी नहीं थी, सिर्फ एक मां थी। जैसे ही वह बैग लेकर कमरे से बाहर निकली, उसका भाई उसे रोकने को आगे बढ़ा। निशा, कहां जा रही है पगली? लेकिन तभी पीछे से रागनी गुस्से से बोली, अगर इसको रोका तो मैं चली जाऊंगी और फिर अकेले ही संभालना अपना घर। भाई के होंठ सिले रह गए। उसने बस एक झिझकती नजर निशा पर डाली और फिर सर झुकाकर कमरे में चला गया। रागनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कोई भारी बोझ उतरा हो। निशा ने एक नजर घर की ओर देखा और फिर बस गहरी सांस ली। जैसे ही बाहर कदम रखा, दरवाजा तेजी से उसके पीछे बंद हो गया। उसके कंधे छटके और आंखों से आंसू बहने लगे। अनुज उसकी गोद में सिमटा हुआ था। निशा ने अपने आंसू पोंछे। अब रोने का वक्त भी नहीं था। उसने बैग को कसकर थामा और बैग की जेब में हाथ डाला। कुछ सिक्के थे, पर इतने नहीं कि ओन तो मिल सके। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर खुद से कहा, ओन तो नहीं सही, पर इन पैसों से अनुज का दूध आ जाएगा। उसने पटेल नगर से बस ली पंजाबी बाग के लिए, और पंजाबी बाग के स्टॉप पर जैसे ही बस रुकी, निशा ने धीरे से बेटे को गोद में संभाला और उतरकर सड़क पार करने लगी। गर्मी की दोपहर थी। पसीने से लथपथ निशा के चेहरे पर थकावट तो थी, पर अब एक नया हौसला भी था। वो जैसे ही बीच सड़क पर पहुंची, तभी एक काली गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। गाड़ी जब घर पहुंची, घर बहुत बड़ा था। गाड़ी रुकते ही महिला ने जल्दी से उतरकर बच्चे को हाथ में लिया और फिर ड्राइवर को इशारा किया, सहारा देकर अंदर लाओ इसे जल्दी। ड्राइवर ने सामने की सीट से दरवाजा खोला और धीरे से निशा को सहारा देकर बाहर निकाला। महिला खुद आगे आगे चली। नीचे के कमरे में ले चलो इसे, वहां हवा भी रहती है और आराम भी मिलेगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कदम रखते हुए निशा को भीतर ले आया। वो कमरे में पहुंचे ही थे कि महिला ने तेजी से आवाज लगाई, अनीता, अनीता, कहां हो तुम?
कुछ ही देर में रसोई की तरफ से एक लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, जी मैडम, तुरंत डॉक्टर को फोन लगाओ और हां, एक कटोरी में गर्म दूध लेकर आओ। अभी लाती हूं मैडम। अनीता दौड़ती हुई वापस चली गई। ड्राइवर ने निशा को पलंग पर लेटा दिया। महिला की आंखें पल भर को उस चेहरे पर ठहर गईं। अनीता थोड़ी ही देर में वापस आई। उसके एक हाथ में दूध की कटोरी थी और दूसरे हाथ में फोन था। डॉक्टर ने कहा है 15-20 मिनट में आ जाएंगे। महिला ने राहत की सांस ली और निशा की तरफ ध्यान से देखने लगी। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली, अच्छा सुनो, बच्चे को लेकर जाओ और अच्छे से इसको दूध पिला देना। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया और बोला, मैडम, घबराने की कोई बात नहीं, ये बेहोश हो गई थी लेकिन सब ठीक है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिर जाते जाते डॉक्टर रुक गया और बोला, वैसे क्या कोई रिश्तेदार हैं ये आपकी? वह बोली, नहीं, बस मेरी गाड़ी के सामने एकदम आ गई थी। वो तो भगवान का शुक्र है, इसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और यह भी। अभी वह कुछ और बोलती, तभी डॉक्टर अजय बोले, वैसे इनकी हालत देखकर लगता है 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया। वो चौंक कर बोली, क्या? उसने डॉक्टर की आंखों में देखा, एक ऐसा संकेत जो बताता था कि सामने पड़ी औरत सिर्फ जमीन पर नहीं गिरी थी, बल्कि जिंदगी की मार से टूट चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे थे। वह बच्चे को गोद में उठाते हुए बोली, कितना छोटा है यह, और 2 दिन से भूखा है यह बच्चा। हे भगवान, कैसी मां होगी यह, जो खुद भूखी रही लेकिन इस नन्हे को भी कुछ नहीं खिला सकी। डॉक्टर बोले, कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। मैडम, लगता है इनकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आया है। हां, लग तो मुझे भी यही रहा है। डॉक्टर के जाते ही वे सोच में पड़ गईं। आखिर इस औरत और बच्चे की तस्वीर मेरे बेटे के मोबाइल में क्या कर रही थी? कौन है यह दोनों? अभी वे उलझनों में ही उलझी थीं कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने झट से दरवाजा खोला। सामने खड़ा था उनका बेटा। मां, यह डॉक्टर सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो। वो मुस्कुराई, लेकिन चेहरा सख्त था। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, तू बेवजह चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चल अब अंदर आ जा, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूं। पहले हाथ मुंह धो ले, उन्होंने अपने बेटे से कहा। वह धीरे धीरे अंदर आया, पर जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, उसके कदम थम से गए। उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से फैल गईं। वही हाल अब धीरे धीरे होश में आ रही निशा का था। जब उसने अपनी धुंधली नजरों से सामने देखा तो जैसे वक्त एक पल के लिए ठहर गया। उसके सामने कोई और नहीं, सुनील था। वही सुनील जिससे कुछ दिन पहले ही ट्रेन में उसकी मुलाकात हुई थी। बातों बातों में दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव बन गया था, पर आज उसे यूं अपने सामने देखकर वो हैरान हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके होठों से अनायास ही निकला, आप यहां? सुनील भी हक्का बक्का था। उसने भी कहा, अरे आप यहां कैसे? निशा ने कुछ पल खुद को संभाला, फिर धीरे से बोली, पता नहीं मैं यहां कैसे आ गई। इतना कहकर उसने अपने बेटे अनुज की ओर देखा, जो एकदम ठीक था, मुस्कुराता हुआ वहीं बैठा खेल रहा था। निशा ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसकी धड़कनें फिर से चल पड़ी हों। सुनील कुछ समझ पाता, तभी उसकी मां मालती जी कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर संतोष और हल्की चिंता थी। उन्होंने पास आकर पूरी बात विस्तार से बताई और फिर सुनील और निशा की तरफ देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? दोनों की निगाहें पल भर को टकराईं और सुनील ने झिझकते हुए कहा, हां, हम ट्रेन में मिले थे। मालती जी ने चुपचाप उनकी आंखों की भाषा पढ़ने की कोशिश की, फिर मन ही मन सोचने लगीं, सिर्फ एक बार ट्रेन में मिलने से कोई किसी की फोटो अपने फोन में रखता है क्या? जरूर बात कुछ और है। उनका मातृत्व अब शक में नहीं, समझ में बदल चुका था। उन्हें लगने लगा था कि इस रिश्ते की कोई ना कोई अनकही परत जरूर है, जिसे अब वह जानकर रहेंगी। तभी निशा उठने लगी। उसने सुनील और मालती जी की ओर देखकर कहा, आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूं। सुनील ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज कुछ दिन यहीं रुक जाइए। निशा ने मना करने की कोशिश की, पर तभी मालती जी को डॉक्टर की बात याद आई।
इनकी हालत नाजुक है और शायद यह 2 दिन से भूखी भी है। यह बात ध्यान में आते ही मालती जी ने प्यार से कहा, बेटी कुछ दिन यहीं रह लो, जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाओ तब तक कहीं नहीं जाना। निशा ने फिर एक बार संकोच से मुंह फेरने की कोशिश की, पर मालती जी के असीम स्नेह और सुनील की नरम निगाहों के आगे उसका संकोच धीरे धीरे पिघलने लगा और वह मान गई। घर का माहौल अब एक अजीब सी उलझन और सुकून की स्थिति में था, जैसे बरसों पहले बिछड़ा कोई सिरा आज फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। तीनों अब चाय नाश्ते के लिए टेबल पर आकर बैठ चुके थे। घर का माहौल थोड़ा हल्का था, पर हर चेहरा अभी भी भीतर कुछ ढूंढ रहा था, सवाल, जवाब और शायद राहत। सुनील ने नजरें मिलाते हुए पूछा, आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? उस दिन तो आप अपने मायके जा रही थी ना? निशा कुछ पल चुप रही, फिर चाय की प्याली पर अपनी नजरें टिकाए हुए धीमे स्वर में बोली, कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि अपने भी पराये बन जाते हैं और वह छत भी छीन ली जाती है जिसके नीचे हम खुद को सबसे महफूज समझते हैं। कमरे में फिर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुनील कुछ कह ना सका। मालती जी ने बात को थोड़ा सहज करने की कोशिश की और पूछा, तो फिर तुम उस वक्त कहां जा रही थी? निशा ने जवाब दिया, आज सुबह ही मुझे पंजाबी बाग में ही एक नौकरी मिली थी, उसी के लिए जा रही थी। मालती जी के चेहरे पर जैसे उम्मीद की रेखा चमकी। वह तुरंत बोली, अरे वाह, वैसे भी मैं भी तो एक पर्सनल असिस्टेंट की ही तलाश में हूं। अब उम्र हो चली है, इतना बड़ा घर अकेले संभालना मुश्किल हो गया है। फिर उन्होंने सुनील की ओर देखा और कहा, और वैसे भी जब तुम्हें मेरा बेटा पहले से जानता है तो ज्यादा पूछताछ की जरूरत भी नहीं है ना बेटा? सुनील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां मां, बिल्कुल। मालती जी ने निशा की ओर देखा और थोड़े उत्साह के साथ पूछा, पढ़ाई लिखाई की है ना? कितनी पढ़ी हो? निशा ने शांत स्वर में कहा, जी मैंने बीए पास किया है, पर क्षमा कीजिएगा, मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मालती जी थोड़ी चौंकी, फिर गंभीर होकर बोली, क्यों? क्या जहां जा रही थी वहां इससे ज्यादा अच्छी पोस्ट है? जो भी पैसे वहां मिलते मैं उससे ज्यादा देने को तैयार हूं। निशा ने धीमे स्वर में कहा, नहीं मां जी, बात पैसे की नहीं है। असल में अनुज अभी बहुत छोटा है और मैं कोई ऐसी नौकरी नहीं कर सकती जहां मुझे उसे छोड़कर बाहर जाना पड़े और छुट्टी की भी पाबंदी हो। मालती जी ने बिना देर किए कहा, अरे मैं कौन सा तुमसे दिन भर काम करवाऊंगी? तुम यहीं रहो, अपने बेटे का भी ख्याल रखो और मेरा भी। घर में नौकर चाकर तो हैं, पर सबको एक साथ संभालना अब मुश्किल हो गया है। तुम बस थोड़ा बहुत देख लेना, मेरा साथ दे देना। निशा चुप हो गई, कुछ पल को सोचा, फिर एक संकोच भरी नजरों से सुनील की ओर देखा। सुनील ने जैसे उसकी उस नजर को पढ़ लिया और हल्की सी मुस्कान दी। फिर निशा ने सिर हिलाकर मालती जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन इन सब के बीच मालती जी की निगाहें कुछ और ही तलाश रही थीं। उनकी अनुभवी आंखों ने पहली ही नजर में जो देखा वो बहुत कुछ कह गया था। गले में मां वैष्णो का लॉकेट, माथे पर न सिंदूर, न कोई मंगलसूत्र और गोद में एक मासूम बच्चा। मन ही मन उन्होंने सोचा, इसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा संघर्ष लिखे हैं और किस्मत इसको यहां लेकर आई है। जरूर कोई वजह होगी। पर वो कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराई। उनके चेहरे पर अब किसी मालकिन की नहीं, एक मां की झलक थी जो किसी अधूरी कहानी का अधूरा सिरा जोड़ने की तैयारी में थी। निशा अब धीरे धीरे इस घर में घुलने मिलने लगी थी। उसे सुनील के घर में आए अब 6 महीने हो चुके थे, पर फिर भी उसे हमेशा इस बात का एहसास रहता था कि वह एक सीमित भूमिका में है। ना वह किसी की बहू थी, ना बेटी। वह बस एक जिम्मेदार मैनेजर की तरह इस घर को चलाने की कोशिश कर रही थी। सुबह जल्दी उठना, पूरे घर का काम संभालना, नौकरों से हिसाब किताब रखना, अनुज को देखना और साथ ही मालती जी की सेहत का ध्यान रखना। वो किसी मशीन की तरह काम करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। पर एक रिश्ता ऐसा था जो हर दिन धीरे धीरे दिल की जमीन पर उतरता जा रहा था। वह था उसका और सुनील का। दोनों के बीच में कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था, पर एक अनकहा अपनापन हर रोज उन दोनों के बीच पनपता जा रहा था।
सुबह जब निशा अनुज को तैयार करती और सुनील पास बैठकर नाश्ता करता तो दोनों की बातों में थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ी चुप्पी, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, नजरें ही काफी थीं। निशा की आंखों में सुनील के लिए धीरे धीरे आदर से ज्यादा एक सहज स्नेह आने लगा था और सुनील भी दिन ब दिन निशा को सिर्फ घर चलाने वाली नहीं, एक साथी की तरह देखने लगा था। ट्रेन के सफर के दौरान सुनील के मन में बना वह लगाव जैसे अब और भी गहरा हो रहा था, पर अभी यह सब मन की बात थी, कुछ भी जुबान पर नहीं आया था। मालती जी को भी उससे अब एक सुकून महसूस होता था। कभी कभी वह उसके सिर पर हाथ फेरती और मन ही मन कहती, काश यही लड़की मेरे बेटे की किस्मत बन जाए। पर अब भी कहीं एक संकोच था, एक अधूरी सी तसल्ली जो उनके दिल को बार बार यह सोचने पर मजबूर करती थी, क्या मैं सही हूं? क्या निशा सुनील के लिए सही है? और फिर एक दिन सुनील किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। मालती जी अपने कमरे में सोई हुई थीं। निशा अपने कमरे में अनुज को सुला चुकी थी। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। मालती जी की अचानक नींद खुली। उनको प्यास लगी हुई थी। उन्होंने पास रखा जग उठाया, पर वह खाली था। वह धीरे धीरे उठकर रसोई की तरफ जा ही रही थीं कि उनके कानों में कुछ हल्की खटखट की आवाज आई। पर वह सोचने लगी, शायद बिल्ली होगी। और जैसे ही वह अपनी अलमारी के पास से गुजरी, आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, इसीलिए मालती जी कुछ देख नहीं पा रही थी। उन्होंने डरते डरते पूछा, निशा तुम हो क्या? आवाज सुनते ही सामने से एक छाया भागी और हॉल की ओर दौड़ गई। मालती जी घबरा गईं और चिल्लाईं, निशा कोई है? फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। हड़कंप मच गया। निशा दौड़ी दौड़ी आई। घर के बाकी नौकर भी बाहर निकल आए। घर की सारी बत्तियां जल गईं। सामने थी चमेली, वही नौकरानी जो 2 महीने पहले ही घर में आई थी और आज चोर बनकर सामने खड़ी थी। चारों ओर से घिरे होने के कारण चमेली बौखला गई। उसने झट से जेब से एक धारदार चाकू निकाल लिया। दूर रहो सब, वरना काट डालूंगी, वो जोर से चिल्लाई। उसको देख मालती जी घबराते हुए बोली, जो चाहिए वह ले जा, लेकिन किसी को चोट मत पहुंचाना। और फिर ऐसा बोल उन्होंने धीरे धीरे अलमारी से गहनों का डिब्बा और कैश बैग निकाला और फिर एक झटके के साथ जैसे ही चुपके से चाकू छीनने की कोशिश की, चमेली समझ गई। सालों से माल छुपा कर रख रखा है ना बुढ़िया, वो गरजी और उसी वक्त मालती जी पर चाकू से सीधा वार किया। तभी अचानक से निशा बीच में आ गई। वो वार जो मालती जी के सीने पर होना था, निशा के कंधे में जा धंसा। उसका कंधा पूरा लहूलुहान हो गया। मालती जी चीख पड़ी, बेटा निशा। निशा लड़खड़ाते हुए वहीं बैठ गई, पर उसने आंखें नहीं झपकाईं और तभी पुलिस भीतर आ गई। दरअसल हॉल में आने से पहले निशा ने बहुत होशियारी से चुपचाप अपने फोन से पुलिस को कॉल कर दिया था। उसे कई दिनों से चमेली पर शक था। पुलिस ने चमेली को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। उसके पास से मालती जी की अलमारी की चाबी, कुछ नकद रुपए और नकली दस्तावेज भी मिले। निशा अब भी अपने दर्द से लड़ रही थी, पर उसकी आंखों में संतोष था। और उसी रात मालती जी ने सोच लिया था, अब जो भी हो यही बनेगी मेरे सुनील की जिंदगी। और फिर अगले ही पल मालती जी उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गईं। रास्ते भर उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। निशा बेहोश थी और उसके कंधे से खून लगातार बह रहा था। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने डॉक्टरों को स्थिति बताई और तुरंत इलाज शुरू हुआ। इधर सुबह होते ही सुनील वापस लौट आया और सीधे अस्पताल पहुंच गया। वहां मालती जी कुर्सी पर बैठी थीं, अनुज को गोद में लिए हुए, जो आराम से सो रहा था। सुनील ने आते ही चिंतित स्वर में पूछा, मां यह सब कैसे हुआ? अब ठीक तो है ना? मालती जी ने पूरी बात उसे विस्तार से बताई और फिर दोनों निशा से मिलने कमरे में पहुंचे। निशा आराम कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। सुनील और निशा की नजरें आपस में मिली। सुनील उनके पास आया और भावुक होकर बोला, निशा जी, आपने मेरी मां की जिंदगी बचाई है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। निशा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसमें एहसान कैसा? आप लोगों ने जो मेरे लिए किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं।
तीनों के बीच एक पारिवारिक वातावरण बन चुका था। डॉक्टर ने निशा को अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। जैसे ही निशा अपने बिस्तर से उठने लगी, वे दर्द से कराह उठीं और गिरने ही वाली थीं कि सुनील ने उसे थाम लिया। उन दोनों के लिए वह पल जैसे वहीं थम गया। मालती जी भी मन ही मन यह देखकर मुस्कुरा उठीं। वाह, क्या शानदार नजारा है। फिर दोनों होश में आए और सुनील ने कहा, चलिए मैं आपके साथ हूं। और फिर वे सब घर की ओर चल पड़े। घर लौटने के बाद मालती जी और सुनील ने निशा की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। मालती जी खुद हर रोज उसके लिए हल्का और पौष्टिक खाना बनवाती, समय पर दवाइयां देती और निशा की हर जरूरत का विशेष ध्यान रखती। सुबह उठकर सबसे पहले वह निशा के कमरे में जाकर उसका हाल पूछती और अनुज को गोद में लेकर बैठ जाती ताकि निशा थोड़ी देर आराम कर सके। सुनील भी काम से लौटते ही सबसे पहले निशा के कमरे में जाता। एक दिन उसने उसके लिए बाजार से हल्के गुलाबी रंग की शॉल लाकर दी और कहा, निशा जी, आपको अब ठंडी हवा से बचकर रहना होगा। निशा ने वो शॉल हाथ में लेते हुए कहा, आप लोग जितना मेरा ध्यान रख रहे हैं उतना तो शायद कभी किसी अपने ने भी नहीं रखा। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रात को जब जब निशा को दर्द उठता तब मालती जी खुद उठकर उसे गर्म पानी की थैली देती और देर रात तक उसके सिरहाने बैठी रहती। सुनील भी हर दिन समय निकालकर निशा के साथ कुछ देर बैठता, बातें करता, जिससे उसका मन बहलता। धीरे धीरे उस घर में निशा की जगह केवल एक सहायिका की नहीं रही, वो अब परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। मालती जी को अब निशा में एक बेटी नजर आने लगी थी और सुनील की आंखों में भी उसके लिए एक खास अपनापन झलकने लगा था। कुछ ही हफ्तों में निशा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन उस दौरान जो रिश्ते बन गए थे वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। उस हादसे को गुजरे अब काफी वक्त बीत चुका था। घर में सब कुछ सामान्य था। हंसी, सुकून और अपनापन फिर से लौट आया था। एक दिन की बात है जब मालती जी के पैरों में काफी तेज दर्द हो रहा था। निशा ने यह बात तुरंत महसूस कर ली। वह चुपचाप उनके कमरे में आई और बोली, लाइए मां जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूं, शायद दर्द थोड़ा कम हो जाए। मालती जी ने हैरानी से पूछा, अरे तुझे कैसे पता चला कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है? निशा मुस्कुराकर बोली, बस आपको चलते देखा तो समझ गई। मालती जी कुछ कह नहीं पाई। निशा उनके पैरों के पास नीचे जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे मालिश करने लगी। वह पल बहुत सुकून भरा था। दोनों बातों में खो गईं, कभी कुछ हंसी के पल, कभी कुछ पुरानी बातें और कभी कभी हल्के फुल्के मजाक। इन्हीं हल्की मुस्कानों के बीच मालती जी अचानक थोड़े गंभीर स्वर में बोली, निशा, क्या तू सुनील से शादी करेगी? निशा के हाथ एक पल को रुक गए। वह एकदम चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। उसने हल्के से कहा, क्या मां जी? पर उससे पहले कि वह कुछ और बोलती, मालती जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे यह भी पता है कि सुनील भी यही चाहता है। तू बता, कोई दिक्कत है क्या? निशा कुछ बोल ही नहीं सकी। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ उभर आए, आश्चर्य, संकोच और हल्की सी घबराहट। कुछ पल तक चुप रहने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मां जी, मैं बाद में आती हूं। और फिर वह जल्दी से उठकर अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और कमरे में पीछे छूट गया एक सवाल जो अब सिर्फ जवाब चाहता था। निशा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अचानक मां जी यह क्या कह गईं? और सुनील जी भी यही चाहते हैं? उसका मन बुरी तरह उलझा हुआ था। कहीं ना कहीं उसके भी दिल के किसी कोने में सुनील के लिए एक एहसास था जो उस दिन ट्रेन के सफर से शुरू हुआ था। लेकिन यह एहसास कभी इतना गहरा नहीं हुआ था कि उसे इस बारे में सच में सोचना पड़े। अब उसे लगने लगा था कि वह उस मोड़ पर खड़ी है जहां से एक नया रास्ता शुरू हो, पर वह रास्ता आसान नहीं होगा। उसके मन में बार बार यही बात घूम रही थी, लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े और प्रतिष्ठित घर का बेटा एक मामूली सी लड़की से शादी करेगा, एक ऐसी लड़की जो इस घर में बस एक नौकरानी थी। क्या वो इस घर की बहू बनने लायक है? इस असमंजस और आत्मसंकोच के भाव में उसने एक कठिन फैसला लिया। उसने धीरे धीरे अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया
और फिर अनुज को गोद में उठाया। उसका मासूम चेहरा देखा और अपने आंसुओं को दबाते हुए बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल पड़ी। कुछ देर बाद जब मालती जी को इस बारे में पता चला तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत सुनील को फोन किया। आवाज घबराई हुई थी, आंखों में पछतावे के आंसू लिए वो बोली, सुनील बेटा, निशा चली गई बिना कुछ कहे। मैंने उससे बस एक बात पूछी थी, मुझे लगा वह भी तुझे चाहती है। बेटा मुझे माफ कर दे। अब एक अकेली लड़की, वो भी छोटे बच्चे के साथ, कहां जाएगी? मुझे बहुत चिंता हो रही है। यह सुनकर सुनील जैसे सन्न रह गया। उसका दिल धड़कने लगा। वो एक पल भी रुके बिना चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल पड़ा। उसके मन में अब बस एक ही बात घूम रही थी, निशा को ढूंढना है और हर हाल में उसे वापस लाना है। सुनील रास्ते भर में निशा को देखते हुए जा रहा था, हर रिक्शा और ओंटो में नजर मारते हुए। उसके मन की घबराहट और बढ़ रही थी। वो सबसे पहले ISBT बस स्टेशन गया, जहां से सारी बसें शहर से बाहर जाने के लिए निकलती हैं। हर बस में भाग भाग कर फोन में फोटो दिखाकर लोगों से निशा के बारे में पूछता रहा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर वह वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुआ। वहां स्टेशन पर लगी भीड़ को देख उसका दिल और कांपने लगा। हर प्लेटफॉर्म पर भागता हुआ वो सिर्फ निशा को ढूंढ रहा था। कहीं ना कहीं निशा के जाने के बाद उसे महसूस हो चुका था कि वह उससे प्यार करने लगा है, और अब उसके दूर हो जाने के बाद वह जैसे बिखर सा रहा था। उसका दिल अंदर से रो रहा था, बस निशा की एक झलक देखने के लिए। सुनील लगातार प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म छानता रहा। 1, 2, 4, 8, 10। अब बस आखिरी प्लेटफॉर्म बचा था। सुनील का दिल काफी घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अब निशा को पूरी तरह खो दिया है। उसकी आंखों से अब आंसू बह निकले और बस एक आवाज अंदर से यह आ रही थी, काश काश मैं उसे कुछ कह पाता जो मेरे दिल में है, जो सब मैं महसूस करता हूं। काश एक बार वो सब बता पाता, बस एक बार। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी अनजान रास्तों में किस्मत से मिले अनजाने लोग दिल में एक अहम हिस्सा बना जाते हैं, जहां कभी कभी हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। सुनील, जो अपनी पत्नी के जाने के बाद किसी और को देखने के लिए भी तैयार नहीं था, अब उसी दिल में एक नई रोशनी धीरे धीरे निशा के नाम से जाग उठी थी। उसे खुद समझ नहीं आया कि कब निशा की आवाज अधूरी रातों में सुकून बनकर गूंजने लगी। वह कभी कुछ कह नहीं सका और चाहकर भी कुछ जताया नहीं, लेकिन निशा उसके दिल में बहुत गहराई तक उतर चुकी थी। अब तो हाल यह था कि निशा की एक झलक देखने के लिए भी उसका दिल तड़प रहा था, जैसे किसी अपने से बिछड़ जाने का डर उसे अंदर तक तोड़ रहा हो। सुनील अब आखिरी प्लेटफॉर्म पर था। चारों ओर उसकी नजरें बस निशा की तलाश में घूम रही थीं। प्लेटफॉर्म पर हो रही भीड़ के कारण दूर तक देखना संभव नहीं था। तभी अगले ही पल उस भीड़ में कहीं दूर एक बेंच पर चमकती हल्की गुलाबी शॉल ने सुनील की नजरों में अचानक एक उजाला सा ला दिया। वो वहीं थी, निशा अनुज को गोद में लिए उस बेंच पर चुपचाप बैठी थी। सुनील की सांसें अचानक थम सी गईं, जैसे बहुत देर भागते भागते आखिर उसे उसकी मंजिल दिख गई हो। वो चुपचाप उस बेंच की ओर बढ़ा और जाकर निशा के पास ही बैठ गया। निशा सुनील की मौजूदगी से पूरी तरह वाकिफ थी, मगर कुछ बोली नहीं। सुनील भी चुप था। कुछ पल यूं ही बीते, फिर अचानक दोनों एक साथ बोले, आई एम सॉरी। और यह सुनकर दोनों रुक गए। निशा ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना बताए ऐसे चली आई। मां जी को बहुत बुरा लगा होगा। सुनील ने शांत स्वर में कहा, आप घर वापस आ जाइए, मां का वह मतलब नहीं था। जैसे ही सुनील कुछ और कहने ही वाला था, निशा बीच में बोल पड़ी, मैं जानती हूं आपने और मां जी ने अपने घर में रखकर मुझे इतना प्यार दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुनील ने भावुक होकर पूछा, तो फिर आप ऐसे अचानक क्यों चली आई? निशा की आंखों में नमी थी। वो कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी जो रिश्ता दिल से होता है उसे दुनिया समझ नहीं पाती। मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। इतने बड़े इंसान ने कल की आई एक नौकरानी से शादी कर ली। डर था कहीं आपके नाम पर कोई उंगली ना उठा दे। सुनील चुपचाप सुनता रहा। फिर अचानक ट्रेन की सीटी बजी। निशा खड़ी हो गई।
अनुज को गोद में उठाया और धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगी। सुनील बस उसे जाते हुए देखता रहा, पर अब उसका दिल नहीं माना। वो दौड़कर उसके पीछे गया और ट्रेन के पास जाकर उसे पुकारा, निशा जी। निशा ने चौंक कर पीछे देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। निशा जी, मैं आपसे प्यार करता हूं। सुनील की आवाज कांप रही थी। शायद बहुत पहले से, जब पहली बार आपको ट्रेन में देखा था। आपने जिस तरह मां की जान बचाई, जिस तरह इस घर को संभाला, मैं आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। निशा की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमे कदमों से वापस सुनील की ओर आई और बोली, और अगर मैं कहूं कि मैं भी आपसे प्यार करती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें सच्चाई थी। निशा को देर से ही सही, पर घर से निकलने के कुछ देर में ही यह एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं वह भी सुनील को चाहने लगी है, बस यह बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पर सुनील के प्यार के इजहार ने उसके दिल में फंसी सारी उलझनों को जैसे एक पल में खत्म कर दिया। अनुज नींद में ही मुस्कुराया और उसी पल ट्रेन फिर से सीटी देकर चल पड़ी, पर इस बार कोई नहीं चढ़ा। मालती जी थोड़ी ही देर में स्टेशन पर पहुंची। दूर से देखा, सुनील और निशा आमने सामने खड़े थे। मालती जी की आंखों में सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अनुज, निशा और सुनील अब एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे, एक सच्चे परिवार की तरह। प्यारे साथियों, जिंदगी में कुछ रिश्ते हमारे चुनाव से नहीं, बल्कि किस्मत से बनते हैं। कई बार वे रिश्ते समाज की परिभाषाओं में फिट नहीं बैठते, लेकिन दिल की गहराई में उनका महत्व शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। सुनील और निशा की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास से बनते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत, अपनापन और समझ के साथ साथ चलते हैं, तो वही रिश्ता सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में यह डर सबसे बड़ा होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन असली साहस वही है जब हम इस डर को पीछे छोड़कर दिल की सुनते हैं। अगर सुनील और निशा समाज के तानों से डरकर चुप रहते, तो शायद वे हमेशा अकेलेपन में जीते रहते। मगर उन्होंने यह समझा कि खुशी वही है जहां अपनापन हो। इस कहानी का संदेश साफ है, मोहब्बत कोई गलत रिश्ता नहीं, जब उसमें सम्मान और सच्चाई हो। जो लोग आपके बुरे समय में साथ खड़े होते हैं, वही आपके असली अपने होते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी रिश्तों को नाम देने से मत डरिए, क्योंकि रिश्ते नाम से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।